आप सभी का अभिनंदन। भूगोल कक्षा 12 के अध्याय 5 पर आज हम बात करते हैं जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास, पॉपुलेशन माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसा कि चैप्टर के टाइटल से स्पष्ट है, यह दो भागों में है, जनसंख्या प्रवास और दूसरा है मानव विकास। हम भी इस चैप्टर को दो भागों में पढ़ रहे हैं। जनसंख्या प्रवास को हम इस भाग 1 में बात कर रहे हैं और इसके दूसरे भाग को देखने के लिए और पढ़ने के लिए तथा भूगोल के अन्य पाठों को पढ़ने के लिए YouTube पर आप उमंग पंड्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस उमंग पंड्या चैनल से आप दूसरे पाठों को भी पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। जनसंख्या प्रवास संकल्पना से हमारी बात की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि सामाजिक प्राणी रहा है मनुष्य हमेशा से, और उसको सामाजिकता निभाने के लिए और अन्य गतिविधियों के लिए हमेशा से गतिशील रहना पड़ा है, और उसकी गतिशीलता की वजह से ही वो आज की इस दौर तक पहुंचा है। निश्चित रूप से यह गतिशीलता आज से नहीं, जब से मनुष्य के इतिहास की शुरुआत हुई है, अर्थात प्रागैतिहासिक काल से हम बात करें तो विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि कारणों से वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता रहा है, वो गतिशील रहा है। मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में वो गतिशील रहा है, और जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता भी यह रही है कि वो हमेशा से एक जगह से दूसरे जगह भ्रमणशील, गतिशील रहा है। जब गतिशीलता के अधिक अवसर उपलब्ध हैं हमारे पास आज वर्तमान में, तो जनसंख्या स्थानांतरण भी निश्चित रूप से बढ़ा है, ज़्यादा होने लगा है। ट्रांसपोर्टेशन हर तरह का बढ़ा है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो। सारी सुविधाएं बढ़ने से और रोजगार के अवसर बढ़ने से निश्चित रूप से यह प्रवास है वो भी बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवास क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रवास को परिभाषित करने की कोशिश की है। प्रवासन एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है, जो एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है, जिनमें रहने का मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं। और इस प्रकार का प्रवासन ज्यादातर स्थायी होता है, क्योंकि मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वह पूर्व स्थान को छोड़कर नए स्थान पर स्थापित हो जाता है। बोग महोदय ने भी इसको प्रवास को परिभाषित किया है। इनके अनुसार एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना, यही प्रवासन कहलाता है। प्रवास के तरीके मुख्य रूप से दो तरीके हम देखते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने वाला मानव का जो प्रवास होता रहा है, यह जिसे कि हम स्थानांतरण भी कहते हैं, यह दो तरीके से होता है। ये दो तरीके हैं, उत्प्रवास या आप्रवास। उत्प्रवास के अंतर्गत स्थानांतरण की ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान बाहर की तरफ जाते हैं, अर्थात किसी प्रदेश विशेष से लोगों का बाहर की ओर जाना उत्प्रवास कहलाता है। और इसके उदाहरण हैं, जैसे यूरोप की बात करें तो यूरोप से उत्प्रवासित होकर लोग उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाकर स्थायी रूप से रहने लग गए। इसी प्रकार से आप्रवास की बात करें तो इसके अंतर्गत यह आगमन की प्रक्रिया है, और इससे बाहरी स्थानों से लोग किसी प्रदेश के अंदर आते हैं। और इसके उदाहरण हैं, जैसे कि अभी हमने कहा यूरोप से लोग बाहर गए, तो वो जो गए वो जहां आए, उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि देश जो आए, वो उस देश के लिए आप्रवास हुआ, अर्थात बाहर से लोगों का आना आप्रवास कहलाता है, और किसी प्रदेश से बाहर जाना उत्प्रवास कहलाता है। मानव प्रवास का अध्ययन हम विभिन्न पक्षों में करते हैं, और इसमें विशेष रूप से प्रवासन का क्षेत्र, अवधि, प्रवासन करने वाले लोगों की संख्या, आयु, लिंग, धर्म, प्रजाति आदि को देखा जाता है। तो हम प्रवास के जो मुख्य 5 पक्ष हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और प्रत्येक जनसंख्या प्रवास के जो 5 पक्ष हैं वो ये हैं: देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष,
संख्या पक्ष या और है स्थिरता पक्ष। पहला पक्ष है देश पक्ष। इसमें जनसंख्या किस प्रदेश या क्षेत्र से कहाँ जा रही है, कहाँ प्रवास कर रही है, इसको हम विशेष रूप से देखते हैं। और इसमें निम्न प्रवास आते हैं: अंतर महाद्वीपीय प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, अंतरराज्यीय प्रवास और स्थानीय प्रवास। फिर बात करते हैं हम काल पक्ष पर। इसमें समयावधि पर विचार किया जाता है, अर्थात विशेष रूप से समय पर जोर दिया जाता है और इसे इस रूप में देखते हैं कि दीर्घकालीन प्रवास, सामयिक प्रवास, दैनिक प्रवास आदि। कारण पक्ष के अंतर्गत प्रवास के कारणों पर हम विशेष जोर देते हैं, विचार करते हैं। भौतिक कारण से हुआ है प्रवास, आर्थिक कारण से, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण या राजनीतिक कारण, इस तरह से अलग अलग कारणों को देखा जाता है। संख्या पक्ष में इस बात पर विचार किया जाता है कि किसी प्रदेश से बाहर जाने वाली उत्प्रवासी जनता और बाहर से आने वाली अप्रवासी जनता की संख्या कितनी है, उस पर विशेष रूप से विचार किया जाता है। चाहे वो अंतर महाद्वीपीय प्रवास रहा हो या अंतरराष्ट्रीय प्रवास हो या अंतरराज्यीय प्रवास हो या स्थानीय प्रवास हो, इसमें उत्प्रवासी अर्थात बाहर जाने वाले लोगों की संख्या या अप्रवासी अर्थात आने वाले लोगों की संख्या को विशेष रूप से देखा जाता है संख्या पक्ष के अंतर्गत। स्थिरता पक्ष की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रवासी जनता नए देशों में जाकर स्थायी रूप से कितनी बस गई है, उसके ऊपर बात करते हैं। और कहाँ कहाँ बसी है, अमेरिका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में यूरोपीय लोग स्थायी रूप से बस गए हैं, तो ये स्थिरता पक्ष के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप मैप में भी देख रहे हैं, यूरोप से लोगों का गमन हुआ है अर्थात उत्प्रवास हुआ है और यह उत्प्रवास अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि देश आदि महाद्वीपों की तरफ अधिक हुआ है। मानव प्रवास के प्रकारों पर बात करते हैं। क्योंकि प्रवास है वो एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे देश या दूसरे महाद्वीपों में या फिर एक ही देश के अंदर अंदर भी प्रवास हो सकता है, तो उसके आधार पर हम दो मुख्य भागों में हम प्रवास को बांटते हैं। या तो हम उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं या अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास। बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की, जिसके अंतर्गत एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में जो स्थानांतरण होता है लोगों का, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरण अधिकतर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों से होता है और वर्तमान में विशेष रूप से रोजगार के लिए प्रवास अधिक हो रहा है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कौन कौन से हैं? तो मुख्य दो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासों को हम इसके अंतर्गत लेते हैं। एक तो यूरोपीय देशों से जो प्रवास हुआ है वो, और दूसरा है एशियाई देशों से प्रवास हुआ है वो। ये दोनों मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हैं। यूरोपीय देशों से प्रवास, इसके अंतर्गत उत्तर पश्चिमी भाग से, यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग से दूसरे देशों में प्रवास ज्यादातर हुआ है। ये इस क्षेत्र के लोग समुद्री मार्ग से होकर 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक विश्व के अनेक देशों में जाकर रहने लग गए और यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी तथा जीवन स्तर के गिरने के दबाव के कारण यहाँ से विश्व के अन्य ज्ञात देशों की ओर लोगों का प्रवास हुआ। यूरोपीय देशों से प्रवास को हम आगे देखते हैं। यूरोप के पश्चिमी भाग में समुद्री तट पर स्थित देश इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड आदि देशों के लोग जो हैं वो समुद्री मार्ग से होकर अफ्रीका, एशिया और अमेरिकी महाद्वीप के देशों में प्रवासित हो गए। वहां जाकर उन्होंने अपने उच्च तकनीकी के उपयोग से संसाधनों का अति तीव्र गति से दोहन किया और यूरोपीय देशों के नागरिक विश्व के दो मुख्य भागों में जाकर बसे। एक है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के समुद्र तटीय क्षेत्र, जहां वो आराम से जा सकते थे।
एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित देश, वहां पर भी इन लोगों का प्रवास हुआ। यहाँ जाकर इन लोगों ने कपास, गन्ना, गर्म मसाले, तंबाकू, कहवा, चाय, चावल आदि व्यापारिक फसलों का उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया और यहाँ पर मजदूरी के लिए यूरोपीय लोग दूसरे देशों से बंधुआ मजदूरों को पकड़कर लाने लगे और स्थायी रूप से यहाँ बस गए। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में प्रवास की बात करें तो यहाँ जलवायु यूरोपीय लोगों के लिए अनुकूल थी, जिस कारण इन क्षेत्रों में ये लोग स्थायी रूप से रहने लग गए। इन क्षेत्रों में जनसंख्या भी यूरोपीय लोगों के आगमन पूर्व बहुत विरल थी, अर्थात बहुत कम लोग वहां रहते थे उस क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। इसलिए वहां जाकर ये लोग यूरोपीय लोग स्थायी रूप से रहने में इनको ज्यादा कोई कठिनाई नहीं हुई। उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिर कनाडा में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि शीतोष्ण कटिबंधीय जो देश हैं, वहां पर यूरोपीय लोगों की संख्या अधिकतम पाई जाती है। यूरोपीय लोगों का दूसरे देशों में प्रवास सन 1820 से पूर्व बहुत कम था, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और घटते आर्थिक संसाधनों के कारण 1820 से 1940 तक लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग, यूरोपीय लोग, विश्व के अन्य देशों में चले गए और स्थायी रूप से बस गए। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश था और 1840 से 1914 के बीच इसने 5 करोड़ लोगों को शरण दी और इसमें से भी अगर बात करें तो 4 करोड़ लोग तो अंतिम 34 वर्षों में ही आए थे। फिर बात करते हैं हम एशियाई देशों से प्रवास की। यूरोपीय प्रवास के बाद दूसरा प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास जो है वो एशियाई देशों से प्रवास को देखा जाता है। मानव शास्त्रियों का मत है कि मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशियाई भाग में हुई और जलवायु की दशा के परिवर्तन होने के कारण या नवीन प्रजाति द्वारा प्राचीन प्रजाति को स्थान विशेष से बाहर खदेड़ने के कारण प्रागैतिहासिक काल में मध्य एशिया से विभिन्न प्रजातियां प्रवासित होकर विश्व के विभिन्न भागों में जाकर स्थायी रूप से रहने लग गई। 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण चीन, भारत और जापान के लोग अपने पड़ोसी देशों में चले गए और वहां स्थायी रूप से रहने लगे, क्योंकि उस समय पड़ोसी देशों की जनसंख्या भी बहुत कम थी और चीन से बहुत से लोग 20वीं शताब्दी के पहले एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित देश मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार आदि देशों में चले गए, जहां जनसंख्या बहुत कम थी, बहुत कम लोग वहां रहते थे। इसके अलावा चीन के लोग अमेरिका गए, अफ्रीकी देशों में भी चले गए। जापान, जो कि एक बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ जनसंख्या का दबाव शुरू से ही अधिक रहा, तो यहाँ से भी उत्प्रवास हुआ, अर्थात यहाँ से भी लोग बाहर गए। जापानी लोग 1880 से 1900 के मध्य हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया आदि जहां पर बहुत कम जनसंख्या रहती थी, उन देशों में चले गए। भारत की बात करें तो भारत से समीपवर्ती देशों में प्राचीन काल में अपने धार्मिक उपदेशों के प्रचार के लिए कई लोग यहाँ से विदेशों में गए और बौद्ध धर्म का विशेष रूप से प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध भिक्षु म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों में गए और वहीं पर बस गए। भारत पर अंग्रेजों के शासनकाल के समय भी अंग्रेजों ने अपने कृषि बागानों पर मजदूरी करने के लिए भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिडाद आदि ले गए और वहां पर ये भारतीय लोग स्थायी रूप से बसने लग गए। एक ही देश के विभिन्न राज्यों के प्रदेशों के मध्य जो प्रवास होता है उसे हम अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बाद ये दूसरा प्रवास है, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं किसी एक देश के अंदर ही अंदर जो प्रवास होता है और इसे हम आंतरिक प्रवासन कहते हैं। और यह भी हम दो प्रकार से इसको देख सकते हैं।
एक तो अंतर प्रांतीय प्रवास और दूसरा है स्थानीय प्रवास, जो कि एक ही देश के अंदर अंदर होता है। पहले बात करते हैं हम अंतर प्रांतीय प्रवास की, जिसके अंतर्गत किसी विशेष देश में विभिन्न भागों के मध्य में या किसी विभिन्न प्रांतों या राज्यों के बीच ही जो प्रवास होता है, इसे हम अंतर प्रांतीय प्रवास कहते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, जैसे उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा से कई लोग दिल्ली चले गए। राजस्थान से बहुत सारे लोग रोजगार और अन्य कारणों से महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में चले गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इसी तरह से अंतर प्रांतीय प्रवास हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ से लोग पूर्वी प्रांतों में रहते थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे यातायात सुविधाएं बढ़ी और पूर्वी प्रांतों में जनसंख्या का दबाव बढ़ा, तो लोग पश्चिमी प्रांतों की ओर प्रवास करने लगे, उधर बढ़ गए और वहां जाकर रहने लगे। इसी प्रकार रूस में भी 1917 की क्रांति के बाद रूसी लोग पूर्वी और पश्चिमी भाग से साइबेरिया के कृषि फार्मों में जाकर रहने लगे। अतः विश्व के लगभग प्रत्येक देश में लोग एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, कृषि, खनिज आदि में मजदूरी के लिए स्थानांतरित हुए हैं। अब बात करते हैं हम स्थानीय प्रवास की। स्थानीय प्रवास में लोगों का स्थानांतरण किसी देश में एक ही प्रांत के विभिन्न जनपदों या जिलों के मध्य होता रहता है। यह जो बिल्कुल स्थानीय प्रवास होता है, वह ग्रामीण लोग जैसे शहरों में जाते हैं और शहरों वाले ग्रामीण में जाना, यह इस तरह का होता है। और ग्रामीण लोग ज्यादातर शहरों की तरफ जाते हैं, या तो मजदूरी के लिए या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए आदि। स्थानीय प्रवासन एक ग्राम से नगर की ओर या नगर से ग्राम की ओर भी हो सकता है। नगरों से मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं ग्रामीण लोगों को नगरों की तरफ ले जाती हैं, और मुंबई में हजारों लोग प्रतिदिन 100 से 200 किलोमीटर तक रोजगार के लिए प्रवास करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रवास के परिणाम। लोगों का स्थानांतरण क्या परिणाम देता है। तो जिस स्थान से लोग जाते हैं तथा जाकर रहने लगते हैं, इन दोनों स्थानों पर जनसंख्या का, प्रवासी जनसंख्या के कारण प्रभाव पड़ते हैं। ये प्रभाव अच्छे बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। क्या प्रभाव पड़ते हैं देखते हैं हम। पहला प्रभाव है जनसंख्या संतुलन एक तो बिगड़ता है। जिस स्थान से लोग जाते हैं वहां की जनसंख्या कम होती है, और जहां जाकर बसते हैं वहां की अधिक होने लगती है। फिर प्रवासन के कारण संस्कृति का प्रसार। प्रवासी लोग अपने साथ अपनी तकनीक, धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा आदि भी लेकर आते हैं, जिसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है, एवं उस स्थान विशेष की संस्कृति का प्रभाव प्रवासित लोगों पर भी पड़ता है। दोनों तरह से प्रभाव पड़ता है। जो प्रवासित लोग हैं वो अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके वहां के आर्थिक स्तर को ऊपर ऊंचा उठा देते हैं, और प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, भाषा आदि के अनुसार ही उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति धीरे धीरे परिवर्तित होती जाती है। जैसा कि अंग्रेजों के आगमन से हमारी भारतीय संस्कृति भी काफी प्रभावित हो गई थी। प्रवास के परिणाम के चौथे पॉइंट को हम देखते हैं। प्रवास के कारण जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता ये समस्याएं बढ़ जाती हैं, जबकि जिस देश या स्थान से लोग प्रवासन करते हैं वहां इन समस्याओं में कमी हो जाती है। पांचवा परिणाम हम देखते हैं, प्रवासी लोगों की कार्यकुशलता, तकनीकी ज्ञान आदि के कारण उन क्षेत्रों के आर्थिक संसाधनों के विद्यमान से उस देश या स्थान का आर्थिक स्तर उच्च हो जाता है। जैसे हम बात करें यूरोपियन लोगों के प्रवास के कारण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित राष्ट्र बन गए, जहां पहले बहुत ही कम विरल जनसंख्या थी, लेकिन इनके आने से विकसित बन गए। इस पाठ को हम दो भागों में देख रहे हैं। इसके दूसरे भाग को देखने के लिए और भूगोल के अन्य पाठों को पढ़ने के लिए आप उमंग पंड्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
वहां से आप अन्य पाठों को भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।